स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको मेटल एंड नॉन मेटल के यूजेस को कवर कराया था और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराए थे। आज के हमारे कुछ टॉपिक्स रहेंगे जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। 1 बाय 1 में उनको डिस्कस करूँगा और लेक्चर आगे बढ़ेगा हमारा। क्या क्या है हमारे आज का टॉपिक? हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मीन्स मेटल एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करती हैं या क्यों रिएक्ट करती हैं और क्या बनता है। इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, नोबल गैस क्या होती है या इनर्ट गैस क्या होती हैं और क्यों होती हैं वो इनर्टनेस। कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ये, और आयंस क्या होते हैं, ये सभी हमें आज डिस्कस करने हैं 1 बाय 1। ओके, तो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी एक मेटल हमारी नॉन मेटल से रिएक्ट करती है, जब भी हमारी एक मेटल किसी दूसरी नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी तो आपको एक कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा और वो कंपाउंड कैसा होगा? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा। एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे सोडियम हमारी एक मेटल है और मैं यहाँ पे एक नॉन मेटल ले लेता हूं यहाँ पे Cl, तो आप देखेंगे क्या बनेगा हमारा? NaCl बनता है। ओके, ये कैसा कंपाउंड है हमारा? एक आयोनिक कंपाउंड है। ये हमारा एक आयोनिक कंपाउंड है। दूसरा, इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, Mg और Cl2Cl, तो क्या बन जाएगा मेरा? MgCl2। यहां पे भी आप देख लीजिए, ये मेरी एक नॉन मेटल है और ये मेरी एक मेटल है। दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं और किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? MgCl2। और MgCl2 हमारा किस तरीके का कंपाउंड है आप जानते हैं? ये आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि ये आयंस, इनके आयंस आपस में जुड़कर ये कंपाउंड बना रहे हैं, इसलिए ये आयोनिक कंपाउंड है। ये कंपाउंड हो गया हमारा आयोनिक कंपाउंड। तो जब भी एक मेटल किसी नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी तो हमेशा किस तरीके का आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा? आयोनिक कंपाउंड बनता हुआ आपको उसमें दिखाई देगा। ओके, अब हम दूसरा केस हमारा ये होता है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, दूसरा केस क्या होगा? नॉन मेटल की रिएक्शन हमारी नॉन मेटल से हो तो क्या होगा? मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल से हो रही है तो हमारा किस तरीके का कंपाउंड बनना है? आयोनिक कंपाउंड। लेकिन जब दोनों ही नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करें, एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी तो किस तरीके का आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा? तो इस केस में आपको एक कंपाउंड देखने को मिलेगा जिसका नाम है कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, कोवैलेंट कंपाउंड। एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहाँ पे, जैसे एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? H2। ओके, ये क्या है? एक कोवैलेंट कंपाउंड है। और इसी तरीके से Cl से रिएक्ट करके क्या बनाता है? Cl2 बनाता है। यहाँ पे ये दोनों ही क्लोरीन नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल, और इसकी रिएक्शन किससे हुई है? दूसरे नॉन मेटल से हुई है। ये दो जो हमारे एटम हैं, एलिमेंट हैं, क्लोरीन के जो एटम्स हैं आपस में कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं? क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं या मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, तो ये नॉन मेटल हो गई। तीसरा केस हमारा क्या होगा? अब हमारी मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल से हो चुकी है और नॉन मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल से हो चुकी है। तो तीसरा केस हमारा बनता है
आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तीसरा केस हमारा, मेटल की रिएक्शन अगर मेटल से हो तो क्या होगा। एक मेटल हमारी किससे रिएक्शन करे, दूसरी मेटल से रिएक्ट करे तो क्या होगा। तो आप देखेंगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। जब भी एक मेटल की रिएक्शन किसी दूसरी मेटल से करी जाएगी तो आप देखेंगे उनके बीच में कोई भी रिएक्शंस होती हुई आपको दिखाई नहीं देगी, किसी भी तरीके का कंपाउंड नहीं बनेगा। नो कंपाउंड फॉर्म, नो कंपाउंड फॉर्म। कोई भी आपको नया कंपाउंड बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। एग्जाम्पल, जैसे मैं एक सोडियम की रिएक्शन Na की रिएक्शन Na से कर दूं या Na की रिएक्शन Mg से कर दूं तो मेरी नो रिएक्शन। ओके, तो ये था हमारा पहला, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। तो जब भी मेटल की रिएक्शन एक नॉन मेटल से होगी, किस तरीके का कंपाउंड बनेगा, आयोनिक कंपाउंड बनेगा। तो तीनों केस आप लिख लीजिए नोट करके इनको। जब एक मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी, किस तरीके का कंपाउंड बनता है, आयोनिक कंपाउंड। दूसरा, जब हमारी नॉन मेटल दूसरी किसी नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी तो आप देखेंगे किस तरीके का कंपाउंड बनेगा, कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको वहां पर होते हुए दिखाई देगा, कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। तीसरा केस हमारा, मेटल की रिएक्शन अगर हम दूसरी मेटल से कर दें, मेटल की रिएक्शन हम किसी दूसरी मेटल से करते हैं तो आप देखेंगे नो रिएक्शन, कोई भी आपको रिएक्शन होते हुए उनके बीच में दिखाई नहीं देगी। तो ये तीन केस हमारे बनते हैं और तीनों केसों को मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है और लेंथ और बाय एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको समझा चुका हूँ। ओके, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट ये नोट्स हैं, नोट कर लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए, अब ये हमारे आयोनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड बन रहे हैं जब मेटल की नॉन मेटल से या नॉन मेटल की नॉन मेटल से रिएक्शन हो रही है। तो ये क्यों बनते हैं, बनने का रीजन क्या है, तो उस रीजन को अब हम जानेंगे। तो रीजन है, इनके जो एलिमेंट है, एलिमेंट के एटम मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन हमारा हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन का एलिमेंट, ये एक एलिमेंट हो गया, एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन। और ये एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन, ये आपस में कंबाइन करेंगे और आप देखेंगे क्या बनता है हमारा, H2 गैस। गैस बोल दीजिए या फिर आप बोलें कि ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कहते हैं। एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, ये हाइड्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन का दूसरा एटम, दो एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब H2 का फॉर्मेशन क्यों हो पाया है, ये दोनों कंबाइंड क्यों कर गए। जब हमने दो हाइड्रोजन के एटम लिए तो ये आपस में क्या रीजन है जो ये कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो बच्चों, इसके पीछे हमारा एक फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं, एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और उस वजह से क्या होता है हमारा, ये आपस में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो नोट कर लीजिए इस पॉइंट को भी। द फोर्स
of attraction that are apply between the atoms or ions of a atoms or ions that make molecules। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा किन के बीच में? या तो एटम्स के, या एटम्स के जो आयंस होते हैं, आयन फॉर्म में भी एटम्स होते हैं, आपको पता है। तो उन आयंस के जो हमारे आयंस हैं, आयंस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा, या फिर एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है, और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, दैट मेक मॉलिक्यूल्स या दैट फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये है हमारा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट आर अप्लाई द एटम्स और आयंस दैट मेक मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स के बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है। वो फोर्स क्या करता है? दोनों एटम्स को लिंक करके रखता है, जोड़कर रखता है एक दूसरे से। तो ये फोर्स ही है जिसकी वजह से हमारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो पाता है। अगर ये फोर्स ना हो तो कभी भी ये दो हाइड्रोजन के जो एटम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो कंबाइन नहीं हो सकते, और H2 गैस का फॉर्मेशन या H2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने ये देखा है Na+ और Cl-, ये आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? NaCl। ये कैसे बनता है? इसका भी रीजन यही है। आप यहां पे मैं दिखाता हूं, Na पे हमारा प्लस चार्ज है और Cl पे हमारा नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों माइनस और प्लस चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है। इसी तरीके से ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट रखना चाहता है। तो जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या डेवलप हो जाता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। Na+ और Cl-। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो जाएगा, मींस इनके बीच में अप्लाई लगने लगेगा, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से Na, ये पॉजिटिव आयंस, Na का जो पॉजिटिव आयन है और Cl का जो नेगेटिव आयन है, एक दूसरे से जुड़ जाएगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो बॉन्ड बनने के पीछे, बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड, इस जुड़ने को हम क्या नाम देते हैं? बॉन्ड का नाम देते हैं। बॉन्ड, और केमिकली रूप से ये जुड़ रहा है, बॉन्ड मीन्स जुड़ना, ये दोनों चीजें कंबाइंड हो रही हैं, जुड़ रही हैं, मीन्स बॉन्ड बनना है इन दोनों के बीच में। और दूसरा, ये केमिकली रूप से कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड या बॉन्डिंग, ये हमारा केमिकल बॉन्ड बन गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहां पे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट आर अप्लाई बिटवीन द एटम्स और आयन दैट मेक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और अ केमिकल बॉन्ड या अ केमिकल बॉन्डिंग are developed between the atoms or ions of
एलिमेंट्स। ओके, तो एक केमिकल बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी एटम्स और आयन, एलिमेंट्स के जो एटम्स और आयंस के बीच में, एंड मेक मॉलिक्यूल्स और न्यू केमिकल कंपाउंड, न्यू केमिकल आयोनिक और कोवैलेंट कंपाउंड, आयोनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप समझ चुके हो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है, या केमिकल बॉन्डिंग एटम्स और आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से जो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के एटम्स या एलिमेंट्स के जो एटम्स और आयन एक दूसरे को चिपकाए रखते हैं, जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, जिस फोर्स की वजह से, उसी को बोलते हैं हम केमिकल बॉन्ड और केमिकल कंपाउंड। ओके, बॉन्ड हमारा क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या एक फोर्स है जो हमारे एटम्स और आयंस को, एलिमेंट के जो एटम्स और आयंस हैं जो बाद में मिलकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे, उनको क्या कहता है, कंबाइंड करके रखता है, जोड़ के रखता है। द फोर्स विच लिंक्स द एटम्स और आयंस इन मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं या कंपाउंड बनते हैं, उनमें जो हमारे आयंस हैं या फिर कहें एटम्स हैं, उनके एटम्स और आयंस को कौन कंबाइन करके रख रहा है, एक फोर्स रख रहा है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रख रहा है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर नहीं भाग पाते हैं और कंबाइंड जुड़े रहते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। और इस तरीके की बॉन्डिंग, जोड़ने की तरीके को बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है ना, तो केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्ड हमारा यही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इनर्ट। अब आप समझ चुके हो हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। तो मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगी, तो जब हमारी एक मेटल दूसरी नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी, क्या बनेगा, आयोनिक कंपाउंड बनेगा। और जब हमारा एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। और फिर अब हम, और जब मेटल की रिएक्शन मेटल से करेंगे तो कोई भी आपको रिएक्शन होती हुई दिखाई नहीं देगी। इनर्ट गैस और स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। व्हाट इज इनर्ट गैस। इनर्ट गैस हमारे 18 ग्रुप के कुछ एलिमेंट हैं, सम एलिमेंट ऑफ 18 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल आप कुछ दिनों बाद सीखोगे, पीरियोडिक टेबल। तो कुछ एलिमेंट हैं 18 ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के जो 18 ग्रुप है उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं डेट डज नॉट कंबाइन और रिएक्ट टू अदर एलिमेंट। ओके, तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं 18 ग्रुप के, 18 ग्रुप में आप पीरियोडिक टेबल के 18 ग्रुप को चेक करेंगे तो कुछ एलिमेंट आपको ऐसे दिखाई देंगे जिनकी रिएक्शन अगर हम किसी अदर एलिमेंट से कराने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे नो रिएक्शन हैपन, कोई भी रिएक्शन आपको वहां होती हुई दिखाई नहीं देगी। इसी को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, नो केमिकल बॉन्ड, या फिर आप ये कहिए इनर्ट गैसेस does not form any chemical
बॉन्ड, किसी भी तरीके का आपको केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग होती हुई दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन ही नहीं हो रही है तो एक दूसरे से कंबाइंड होने का कोई सवाल नहीं है, और जब एक दूसरे से कंबाइंड नहीं होंगे तो हमारा केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। क्योंकि केमिकल बॉन्ड क्या है? किन्हीं दो एटम्स को, एलिमेंट के किन्हीं दो एटम्स को या आयंस को आपस में अटैच करने का, जोड़ने का काम हमारा कौन करता है? केमिकल बॉन्ड करता है। और इनमें आप देख रहे हैं वो एलिमेंट हैं जो दूसरे से कंबाइंड नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस बोलते हैं। कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए। पहला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इस तरीके से कई सारे हैं जो हमारे क्या हैं, ये सभी दो चार और गैसेस हैं। ये इन सभी को हम क्या बोलते हैं? कंबाइंड रूप से इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस, या फिर हम इन्हीं को क्या बोल देते हैं? नोबल गैसेस, नोबल गैसेस बोल देते हैं। अब इनका देखिए, अब हम आप ये समझ चुके हो कि इनर्ट गैसेस क्या हैं। वो एलिमेंट 18 ग्रुप के जो अदर एलिमेंट से आपके रिएक्शन नहीं करेंगे या किसी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ऐसी एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? इनर्ट गैसेस। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको हम इनर्ट गैस और नोबल गैस बोलते हैं, क्योंकि ये अनरिएक्टिव होते हैं ड्यू टू नॉन रिएक्टिव या अनरिएक्टिवनेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस। तो इनर्ट गैसेस बोलने का रीजन क्या है? अनरिएक्टिवनेस। क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है, इस वजह से हम इनको क्या बोल देते हैं? इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ओके, अब आप देखिए, इसका एटॉमिक नंबर है 2, इसका 10 और 18 और इसका 36। क्या रीजन है जिसकी वजह से हम इनको इनर्ट गैस बोलते हैं? क्यों ये हमारा मीन्स कंबाइन नहीं करती हैं अदर एलिमेंट से या किसी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, उसको अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब मैं आपको वो रीजन बताने जा रहा हूं जिस वजह से ये कंबाइन नहीं करती हैं अदर एलिमेंट से। तो सबसे पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो 2KLMN, इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए? ये तो हमारे सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेल्स, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका करेंगे 2 और इसमें 8। इसी तरीके से आर्गन का करेंगे 2, 8, 8। इसी तरीके से 2, 8, 18, 8। ओके, आप देख पा रहे हैं 10 और 18। ये आपको इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो हीलियम के केस में आपको यहाँ पे आउटरमोस्ट सेल, और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आउटरमोस्ट सेल किसको बोलते हैं? आउटरमोस्ट सेल। तो लास्ट सेल of an element is called outermost cell of that element। तो जो सबसे लास्ट सेल होता है हमारा, उसको हम आउटरमोस्ट सेल बोलते हैं। तो यहां पे आप हीलियम का देखेंगे तो आउटरमोस्ट सेल क्या होगा? ये। नियॉन का आप देखेंगे तो ये, इनका देखोगे ये। ओके, तो आउटरमोस्ट सेल में हीलियम के केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जिसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके के सेल में
दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, डुप्लेट। डुप्लेट, ओके। और बाकी के एक यही हीलियम ऐसा केस है जिसके आउटर मोस्ट सेल में आपको कंप्लीटली फिल है और दो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे, तो इसको हम बोलते हैं डुप्लेट। और जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, द एलिमेंट्स that have 2 electrons in outermost cell of K is called डुप्लेट, ओके। तो ऐसे एलिमेंट जो जिनके 2 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट सेल में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डुप्लेट। डुप्लेट। और ऑक्टेट किसको बोलते हैं, ऑक्टेट। ऑक्टेट हम तब बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स इन outermost cell is called, क्या बोला जाएगा, ऑक्टेट। तो डुप्लेट कब बोला जाएगा, जब के सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। के सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं किसी के, और यही उसका आउटरमोस्ट सेल है, आउटरमोस्ट सेल है और के है, सेल के होना चाहिए और आउटरमोस्ट सेल भी होना चाहिए, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, तब हम उसको डुप्लेट बोलते हैं। अदरवाइज जितने भी अदर हैं उनके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट सेल में, तो आप उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टेट बोलेंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके लास्ट सेल कौन सा है, के है, लास्ट सेल के है, और कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट सेल के है, लास्ट सेल है वो उसका, मींस आउटरमोस्ट सेल है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसको डुप्लेट बोलते हैं। अदरवाइज इन हीलियम को छोड़कर जो अदर एलिमेंट हैं उनके आउटरमोस्ट सेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम उसको ऑक्टेट बोलते हैं। अब इनको बताने का रीजन क्या है वो देख लीजिए। अब मैंने आपको बताया था अभी कि इनर्ट गैस जो है हमारी, इनर्ट या नोबल गैस, वो अदर एलिमेंट से कंबाइन नहीं करती हैं। तो कंबाइन ना करने के पीछे रीजन ये है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट अवेलेबल हैं वो क्या चाहते हैं, अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, ड्यू टू स्टेबिलिटी। मींस अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो या तो अपना डुप्लेट को कंप्लीट करना चाहेंगे या फिर वो ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, जैसे कि हम लोग अपनी गवर्नमेंट जॉब लगाना चाहते हैं और स्टेबल होना चाहते हैं। सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब हो और हम स्टेबल हो जाएं अपनी लाइफ में। इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। तो स्टेबल बनाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने आउटरमोस्ट सेल के डुप्लेट या ऑक्टेट को कंप्लीट फिल रखना चाहते हैं। और कंप्लीट फिल होने पर होगा क्या, ये दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करेंगे, इनर्ट हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो those elements that have complete its duplet or octet are called stable element।
स्टेबल एलिमेंट कहिए या आप कहिए ऐसे एलिमेंट जिनके ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होते हैं वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल एलिमेंट आर दोज whose डुप्लेट और ऑक्टेट आर कंप्लीटली फिल्ड। ओके, तो जिसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल होता है, दोज एलिमेंट या स्टेबल एलिमेंट आर दोज स्टेबल एलिमेंट्स आर दोज whose outermost cell completely filled ओके, तो नोट कर लीजिए इसको कि कोई एलिमेंट स्टेबल कब होगा, जब उसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड होगा, पूरी तरीके से फिल होना चाहिए, तो वो हमारा स्टेबल एलिमेंट होगा। और कंप्लीटली फिल कब हो सकता है वो, या तो उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन outermost cell to completely filled या तो 2 और 8। इंक मैं डाल रहा हूं अभी। ओके, तो क्या होने चाहिए, या तो कंप्लीटली फिल होने के लिए उसके 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट सेल में, या 8। 2 किस केस में होगा, ये केवल एक ही केस में होता है, हीलियम के केस में। हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका डुप्लेट कंप्लीट होने पर ही वो स्टेबल हो जाता है। हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है, हीलियम He, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मींस अपना डुप्लेट कंप्लीट करने पर ही वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है, स्टेबल हो जाता है। बाकी के आप जितने भी अदर एलिमेंट देखेंगे वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या चाहते हैं कि वो अपना ऑक्टेट, जो ऑक्टेट है 8 इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट सेल में फिल रखना चाहते हैं। ओके, हमें आप ये समझ चुके हो इनर्टनेस क्या होती है। अब रीजन ऑफ इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, ये मैं आपको समझा चुका हूं, बस अब लिखने का रह गया है। ड्यू टू कंप्लीटली फेल्ड इट्स डुप्लेट और ऑक्टेट ऑफ एन एलिमेंट आर स्टेबल सो दे डू नॉट कंबाइन टू अदर एलिमेंट। मीन्स जितने इनर्टनेस के पीछे रीजन क्या है, वो जो हमारे ये 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं क्या कहते हैं, अपने उनके डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। आउटर मोस्ट सेल, आप यहाँ डुप्लेट और ऑक्टेट की जगह क्या लिख सकते हैं, आउटर मोस्ट सेल। इनका इनर्ट गैस जो है या इनर्ट एलिमेंट हैं, उनका आउटर मोस्ट सेल यहाँ डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड रहता है, और कंप्लीटली फिल्ड रहने की वजह से ये कैसे हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। और स्टेबल होने के बाद कोई भी एलिमेंट अदर एलिमेंट से कंबाइन करना नहीं चाहता है, इस वजह से दे डू नॉट रिएक्ट और कंबाइन टू अदर एलिमेंट। तो अब आप समझ चुके हैं इनर्टनेस होने के पीछे इनके डुप्लेट और ऑक्टेट का कंप्लीट होना है। तो जितने भी इनर्ट गैसेस हैं उनके ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीटली फिल्ड हैं, इस वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती हैं, और स्टेबल होने की वजह से ये अदर एलिमेंट से कंबाइन नहीं करती हैं या फिर रिएक्ट नहीं करती हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग।
अब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग क्या है। जब एलिमेंट दूसरे जो एलिमेंट के एटम्स हैं आपस में कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, या एटम्स के जो आयंस हैं वो कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस वजह से, एक फोर्स की वजह से, जो फोर्स एटम्स एलिमेंट के एटम्स को या आयंस को कंबाइन करके रखता है उसको हम केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। अब ये कंबाइंड होना क्यों होता है, क्यों वो फोर्स इनके बीच में लगता है, क्यों जो एटम्स हैं एक दूसरे की ओर आना चाहते हैं, कंबाइंड होना चाहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से कंबाइंड होके H2 बनाता है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। या Na पॉजिटिव और Cl माइनस ये कंबाइंड होकर NaCl बनाते हैं, क्यों बना रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास क्यों आना चाह रहा है, क्यों कंबाइंड होना चाह रहा है, ड्यू टू स्टेबिलिटी। तो इसके पीछे एक रीजन है ड्यू टू स्टेबिलिटी। ये क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु या फिर कोई भी जो मैन वुमेन हैं वो सभी क्या चाहते हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी चाहने की वजह से ड्यू टू स्टेबिलिटी इट वांट टू स्टेबल, ये स्टेबल होना चाहते हैं। तो स्टेबल होने के लिए ये स्टेबल हैं, लेकिन और ज्यादा स्टेबल होने के लिए, मोर स्टेबल होने के लिए, जिससे कि इनको कोई भी डिगा ना पाए, वो स्टेबल होना चाहते हैं। जैसे हम अपनी लाइफ में बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा हम सिक्योर हुए, बहुत ज्यादा पैसा कमाएं। तो इस वजह से, तो क्यों, स्टेबिलिटी की वजह से हम पढ़ते भी हैं और पढ़ भी रहे हैं। आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं ड्यू टू स्टेबिलिटी। क्यों, क्योंकि आप लाइफ में अपने स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी की वजह से हमारा केमिकल बॉन्डिंग होती है कि कोई भी कंपाउंड हमारा जो देखने को मिलता है वो क्यों मिल रहा है, केमिकल बॉन्डिंग होने की वजह से। और केमिकल बॉन्डिंग क्यों हो रही है, ड्यू टू स्टेबिलिटी, स्टेबल होने चाहते हैं। तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं क्या चाहते हैं और क्यों, कैसे हो सकते हैं ये अब स्टेबल, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाकर। तो जितने भी एटम्स हैं, एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कंबाइंड to other atoms of an element and make molecules because they want to become more and more stable. This is achieved by a inert gas configuration means by completing its by completing filling of its outermost shell or by completing filling
ऑफ इट्स डुप्लेट और इन केस ऑफ हीलियम। तो ये है कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग का कॉज क्या है? एटम, एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है। क्यों करता है? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करने के लिए। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स क्यों बनाना चाहता है? क्या रीजन है? अगर ना बनाए तो ये काम नहीं चल सकता। इसका रीजन है, मॉलिक्यूल्स बनाने के पीछे रीजन है कि जो हमारा एटम्स है थोड़ा सा लेस स्टेबल है। जो एटम्स हैं यहाँ पर वो हमारे लेस स्टेबल हैं, लेस स्टेबल। और लेस स्टेबल होने की वजह से ये अपने आप को और ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं, और ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हैं। अब ये चाहता है एटम कि ये मोर स्टेबल हो जाए। मोर स्टेबल होने के लिए पहले ये लेस स्टेबल था, लेस स्टेबल से ये किस में कन्वर्ट होना चाहता है? मोर स्टेबल कंपाउंड या फिर मोर स्टेबल एटम बनना चाहता है। उसके लिए ये अदर एलिमेंट से कंबाइन करता है और केस का फॉर्मेशन करता है मॉलिक्यूल्स का। ओके, अब ये ऐसा, तो आप समझ चुके हैं एटम दूसरे एटम से कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि दे वांट टू बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहते हैं, जितना ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं। अब ये किस तरीके से वो अचीव, एक एटम किस तरीके से इस स्टेबिलिटी को प्राप्त कर सकता है? तो दिस इज अचीव बाय एन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हम प्राप्त कोई एटम स्टेबिलिटी पा सकता है। किस तरीके से पा सकता है? अचीव किस तरीके से करेगा? अगर वो अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेता है। बाय कंप्लीटिंग या बाय अचीविंग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वो क्या हो सकता है? स्टेबल हो सकता है। मींस अब ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इनर्ट गैस का मैं अभी आपको पहले बता चुका हूं, उसका कंप्लीटिंग फिलिंग ऑफ इट्स आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल उसका कंप्लीटली फिल्ड हो। अदरवाइज हम दूसरे शब्दों में कहें कि उसका जो डुप्लेट है, डुप्लेट हमारा केवल हीलियम के केस में और बाकी के अदर केस में उसका ऑक्टेट कंप्लीट फिल होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो किस तरीके का कंपाउंड होगा? एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। एग्जांपल हम जैसे यहाँ पर आपने देख ही रखे हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सभी स्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि इनके आउटरमोस्ट सेल और डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट हैं। अब मैं कुछ एक केस लेता हूं जिससे मैं आपको और इसको क्लियर करता हूं। NaCl, Na और Cl की रिएक्शन होती है हमारी, और क्या बनाते हैं ये? NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपको रिएक्शन क्यों होती हुई दिखाई देती है? क्यों ये आपस में कंबाइन करते हैं? बाय केमिकल बॉन्डिंग। आपको पता है ये इन दोनों के बीच में ये कंबाइंड होकर NaCl कैसे बन गया? बाय केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की वजह से या केमिकल बॉन्ड की वजह से, ड्यू टू केमिकल बॉन्ड, ये NaCl बन गया, Na और Cl की रिएक्शन होने की। लेकिन ये केमिकल बॉन्डिंग क्यों हुई? उसके पीछे क्या रीजन है? ड्यू टू स्टेबिलिटी। समझने की कोशिश करें। Na और Cl आपस में कंबाइन करे हैं। क्यों कंबाइन किए हैं? केमिकल बॉन्डिंग की वजह से, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ये एक दूसरे की तरफ अपना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ड्यू टू इट बॉन्ड्स या Na और Cl, Na एंड Cl वांट टू बिकम स्टेबल। तो स्टेबल होना चाहते हैं ये। ओके, अब स्टेबिलिटी वो किस तरीके से अचीव कर सकते हैं? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो है, आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड हुआ है। अब देखते हैं किस तरीके से हुआ है ये। Na का हमारा 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अगर हम, तो क्या आएगा? 2,8,1। इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं?
एक इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल, दूसरा आप देख रहे हैं Cl17 2,8,7। अब देखिए, अब ये Na अपने आउटरमोस्ट सेल को कंप्लीटली उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इसको 7 लेने पड़ेंगे। या फिर ये एक काम और कर सकता है, अगर ये इसके पास जो एक्स्ट्रा इसको हटा दे तो आउटरमोस्ट सेल ये बन जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए, इसके पास आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले किसी से और यहां पर 8 कंप्लीट करे, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अदरवाइज ये सेल को ही खाली कर दे तो अब आउटरमोस्ट सेल ये होगा और इसका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। तो ये यही करता है कि जो ये एक इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये गिव अप कर देगा इसको। ओके, ये लूज करेगा इस इलेक्ट्रॉन को और यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप इसके आउटरमोस्ट सेल में, इसको केवल एक चाहिए, एक और मिल जाएगा तो इसका आउटरमोस्ट सेल कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये जो इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन ये इसको गेन कर लेगा। ओके, देखिए दोबारा से Na के 11 है यहाँ पर 2,8,1, इसका एक अगर यहां से हट जाता है, हट जाएगा तो आउट ये वाला सेल के एल और एम सेल हमारा क्या हो गया, खाली हो चुका है। अब ये एम्प्टी हो चुका है तो ये सेल तो हमारा खत्म। अब ये आउटरमोस्ट सेल ये वाला बन जाएगा और ये इसमें 8 है, इसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है मीन्स यहाँ पर अब ये स्टेबिलिटी की ओर आ चुका है। तो इसने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर स्टेबल हुआ। इसके पास 7 है, ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले। अब इसने लूज किया है तो ये इसी लूज वाले इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और क्या कर लेगा 2,8,8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इस तरीके से ये दोनों अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे और क्या गेन कर लेंगे, स्टेबिलिटी को गेन कर लेंगे। तो मैं यहां पर एक बार फिर से आपको जल्दी से समझा दे रहा हूं। Na के 11 थे 2,8,1 और Cl के हमारे 17 थे 2,8,7। इसने इस इलेक्ट्रॉन को लूज किया और इसने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन, और यहां से इसने लूज किया है, इसने लूज किया है, इसने गेन किया है। अब नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, Na+, इसने गेन इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया 2,8 और Cl पे माइनस आ गया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो क्या आ गया 2,8,8। आप देख सकते हैं इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस तरीके से ये दोनों कंबाइन करेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में कंबाइन करके NaCl बनाएंगे जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड। ओके, तो ये आपका स्टेबल कंपाउंड हो गया। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या कहते हैं, ये इस तरीके का फॉर्मेशन रहता है कि ये केमिकल बॉन्डिंग होगी। क्यों होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहते हैं और ये केमिकल बॉन्ड क्यों बनेगा, स्टेबल होने के लिए। और स्टेबल कैसे हो सकते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर। आज की वीडियो ये थी मेरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो पर। और अगर आपका कोई सजेशन है वीडियो से रिलेटेड या किसी भी तरीके से तो आप मुझे दे सकते हैं। आपका सजेशन अगर अच्छा हुआ तो मैं आने वाली क्लासेस में उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।